आइए मेरे प्रिय साथियों, चलते हैं भारतीय इतिहास की स्वर्ण युग की तरफ। आखिर गुप्त वंश को, गुप्त काल को, गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा गया? क्या उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी या वे कुछ विशेष कर गए? तो हाँ साथियों, साहित्य एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से जो गुप्त काल था, जो गुप्त साम्राज्य था, वे चरमोत्कर्ष तक विकास किया। इसलिए उसे हम साहित्य एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्वर्ण युग की उपाधि दी गई है या देते हैं। तो सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक और उनके उत्तराधिकारियों की ओर। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, जो 240 ईस्वी में गुप्त वंश की नींव रखी। श्री गुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए वे पहला थे घटोत्कच, और घटोत्कच ने 280 से 320 ईस्वी तक गुप्त वंश का नेतृत्व किया। उनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का आगमन होता है, जो 320 में गद्दी को प्राप्त किए। इनकी उपलब्धियों के कारण, इनकी दिग्विजय के कारण, इनकी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण, इनके अश्वमेध यज्ञ के कारण इनको महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। चूंकि इनकी शादी लिच्छवी गणराज्य के राजकुमारी कुमार देवी से हुई थी, तो इन्होंने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार भी किया था। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त आते हैं, जो 335 ईस्वी में गद्दी को प्राप्त करते हैं या गद्दी पर बैठते हैं। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उस स्थान को भी जीता जिस स्थान को अभी तक इनके ऊपर वाले लोग नहीं जीत सके थे। इनके बाद जो उत्तराधिकारी आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ये 380 ईस्वी में गद्दी प्राप्त करते हैं। इनका उत्तराधिकार कुमार गुप्त प्रथम आते हैं, जो 415 ईस्वी में गद्दी प्राप्त करते हैं। कुमार गुप्त के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज है कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विश्व प्रचलित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय लिया था। इनके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त आते हैं, जो 455 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, और इनके बाद यानी कि गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है। साथियों, इस वंश ने ये अपने काल में, अपने साम्राज्य में जो उपलब्धियां दी है, वे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। कुछ उपलब्धियां जैसे इलाहाबाद का प्रशस्ति, नालंदा विश्वविद्यालय, सुदर्शन झील, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ये इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। चूंकि ये वंश संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानता था, तो यहाँ विद्वानों की टोली जमी रहती थी। यहाँ पर जमघट लगा रहता था विद्वानों का, आविष्कारकों का। इसलिए इस युग ने अपने आप को स्वर्ण युग की तमगा प्राप्त की। अब कुछ प्रमुख बातें साहित्य और संस्कृति के दृष्टिकोण से देखते हैं। उसमें आता है अजंता की गुफाएं। इसी काल की अजंता की गुफाएं हैं, जो आज भी कुछ तो ध्वस्त हो गई, कुछ हैं जो हमें प्राचीन गुप्त वंश की बातें बताती हैं। उसके बाद बाघ गुफा है। आर्यभट्ट इस काल के सबसे बड़े, क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कह लीजिए, भूगोलवेता कह लीजिए, सर्वदर्शी कह लीजिए, उन्होंने आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना इसी काल में की। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, आज भी उसकी कहानियां हम धड़ल्ले से पढ़ते हैं। बराहमिहिर की लघु जातक कथा, जो बृहद कथा भी लिख चुके हैं, इसी काल की है। भास का 13 नाटक, जो नाटक इतिहास में सबसे प्रमुख माना जाता है, गुप्त वंश की देन है। उसके बाद आते हैं तो कालिदास का नाम कौन नहीं जानता है, जिसको संस्कृत का पितामह, संस्कृत का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी काल में की। दोस्तों, गुप्त वंश ने नवरत्न अर्थात उन महान महान हस्तियों को, उन आविष्कारकों को, उन ज्ञानियों को, उन विद्वानों को, उन शिक्षकों को, उन कवियों को स्थान दिया, जिसको नवरत्न के नाम से जाना गया।
और गुप्त वंश में जो नवरत्न की शुरुआत हुई, उसमें जो नवरत्न हुए उसमें पहला कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट करपर, बराह मिहिर तथा वर रुचि। कुल मिलाकर साहित्य के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गुप्त काल ने भारत को ही नहीं वरन विश्व को ऐसा दिया जिसे अब तक कोई शासक नहीं दे सका। इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप इसे समझे होंगे, इसे हृदय में स्थान दिए होंगे, मस्तिष्क में दिए होंगे और लाभान्वित तो जरूर हुए होंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।